kids, welcome to Study Vibes Science for Class 6th। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी टेबल्स आपको इस बुक में मिलेंगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग, कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, सबको हम डिस्कस करेंगे, फिल करेंगे और जो इन टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सबको पढ़ेंगे। इसीलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आते हैं हम 4.1 पर। 4.1 क्या कहता है? ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। आपने देखा होगा आपके आसपास कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। कहीं पे फर्नीचर है, कहीं पे कुछ टेबल चेयर है, कहीं पे फ्रूट्स हैं, सब जगह अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आप इनको सॉर्टिंग कर सकते हो। सॉर्टिंग का मतलब क्या? आप इनको बांट सकते हो। मान लीजिए आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और आपको उन बच्चों को किसी तरीके से बांटना है, तो आपने हर एक बच्चे से पूछ लिया कि उनको खाने में कौन सा फ्रूट पसंद है। तो मान लीजिए 15 बच्चों ने कहा कि हमें एप्पल पसंद है और बाकी 15 ने कहा हमें मैंगो पसंद है और अगले 15 ने कहा कि हमें स्ट्रॉबेरी एज अ फ्रूट पसंद है। तो आपने क्या किया, इनके ग्रुप बना लिए और एक एक ग्रुप में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी करके इनके नाम रख लिए कि जो ग्रुप ए है उसमें इतने बच्चे हैं और उनको ये वाला फ्रूट पसंद है, और ग्रुप बी में इतने बच्चे हैं और उनको ये वाला फ्रूट पसंद है। तो ये आपने क्या किया, ये आपने सॉर्टिंग कर ली। सॉर्टिंग करने का मतलब बांट लिया, और वो भी सबको एक अलग अलग ग्रुप्स में, सबको एक साथ उठाया और उसके बाद उनकी ग्रुपिंग कर दी। तो ये था सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का मतलब। अब we have seen that our food and clothes have so much variety in them। हमने देखा है कि हमारे खाने की चीज़ों में और जो कपड़े हम पहनते हैं उनकी कितनी सारी वैरायटी मिलती है। Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects anywhere। और सिर्फ खाने की चीज़ों में और कपड़ों में ही नहीं, हर जगह आपको ऑब्जेक्ट्स की वैरायटी दिखेगी। We see around us, हम अपने आसपास क्या देखते हैं? एक चेयर को देखते हैं, बुलडॉग कार्ट, एक बैलगाड़ी को भी देखते हैं, एक साइकिल को देखते हैं, खाना बनाने के बर्तनों को भी देखते हैं जिन्हें कुकिंग यूटेंसिल्स कहा जाता है। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। बुक्स को देखते हैं, क्लोथ्स यानी कपड़ों को देखते हैं, टॉयज़ को देखते हैं, पानी को देखते हैं, स्टोन्स यानी पत्थरों को देखते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। ये सब आप अपने आसपास आराम से देखते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। सबका कलर अलग है, शेप अलग है, साइज़ अलग है, ठीक है। जैसे कि आपने फिगर 4.1 में देखा, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं सब देखेंगे। यहाँ पे एक टॉय है, सॉफ्ट टॉय है, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स है, एक मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पे मिक्सी का जार है और स्क्रू टाइट करने वाला जो सामान होता है, वो सारा सामान यहाँ पर आपको दिखेगा। तो लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। तो आप अपने आसपास देखो और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को पहचानो जो कि किस शेप में है, राउंड शेप के हैं। आवर लिस्ट में भी इंक्लूड। अब देखो, आप राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स में जिनकी शेप गोल है, आप किन किन को लोगे? आप एक रबड़ की बॉल को ले लोगे, एक फुटबॉल को ले लोगे, या फिर एक ग्लास के मार्बल को ले लोगे। ये सब गोल शेप के हैं। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड। और अगर हम ये देखें, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरीके से गोल नहीं हैं लेकिन गोल भी हैं, तो उनकी लिस्ट में आपको एप्पल मिल जाएगा। एप्पल जो है वो गोल की कैटेगरी में ही आएगा, लेकिन वो अच्छी तरीके से गोल नहीं है, ठीक है। ऑरेंजेस हैं और एन अर्दन पिचर। अर्दन पिचर क्या होता है? जो घड़ा होता है, जो मटका होता है, उसको क्या बोलते हैं? अर्दन पिचर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर नियरली राउंड। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। और मान लीजिए आप ऐसा सोच के रखें कि आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें जो कि एडिबल है। एडिबल यानी कि जिनको खाया जा सकता है। तो हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? We might include all the items that we have listed in tables 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1। तो chapter 1 में आपने जब भी फूड के बारे में पढ़ा था, तो अब खाने की चीज़ों में आप सब एडिबल यानी कि जो भी चीज़ें खाने की हैं उन सबको आप इंक्लूड कर लेंगे। We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group। और हमें खाने की भी ऐसी बहुत सी चीज़ें दिख जाएंगी जो कि राउंड शेप की होती हैं। Let us say we wish to make a group of objects that are made up of plastics। मान लीजिए आपको किसी ऐसी चीज़ों का ग्रुप बनाना है जिसमें सारी चीज़ें प्लास्टिक की मिलेंगी, कि इस ग्रुप की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्लास्टिक की बनी हैं। तो बकेट है, लंच बॉक्स हैं, टॉयज़ हैं, ठीक है, पानी के जो बॉटल्स होती हैं, पाइप्स होती हैं,
और ये सारी चीज़ें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इन प्लास्टिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप ऑब्जेक्ट्स को सॉर्टिंग कर सकते हो, उनकी ग्रुपिंग कर सकते हो। अभी हमने जो एग्जांपल्स पढ़े, हमने क्या किया, इनमें हमने ऑब्जेक्ट्स को कैसे ग्रुप किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। हमने कैसे ग्रुप किया, तो यहाँ पर हमने मटेरियल्स को कैसे डिवाइड किया है, उनकी शेप के हिसाब से हमने उनको डिवाइड किया है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम, वो किस चीज़ से बने हैं या उनकी शेप क्या है, इस हिसाब से हमने मटेरियल्स को बांटा है। तो चलिए अब हम आते हैं एक्टिविटी 1 पर। एक्टिविटी 1 जो है वो इम्पॉर्टेंट है और क्या कहती है, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। एक काम करते हैं, हम बहुत से ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं जो भी हमारे आसपास हैं। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। ठीक है, तो अभी तो आप सभी पर घर पर हैं, या फिर अगर आप कभी स्कूल में जाते हैं तो आप वहाँ की क्लासरूम से कुछ सब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, या हर जगह से आप कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करेंगे। तो आपकी कलेक्शन में क्या आएगा, चॉक आ जाएगी जो क्लासरूम से मिल जाएगी, पेंसिल है, नोटबुक है, रबड़ है, डस्टर है, एक हैमर, हथौड़ा भी होता है घर में, नेल यानी कि कील मिल जाएगी आपको, साबुन मिल जाएगा, स्पोक ऑफ अ व्हील, एक व्हील की आपको स्पोक मिल जाएगी, एक बैट मिल जाएगा, और क्या क्या आपको मिल सकता है, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ। हमें बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। तो हम यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहे हैं जैसे कि दीवारें, पेड़ और दरवाजे वगैरह, क्योंकि हम उनको अपने क्लासरूम में नहीं ला सकते। तो हम छोटी छोटी चीज़ों की बात करेंगे जो हमें अपने आसपास से मिलेंगी। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड अप फ्रॉम पेपर और वुड। आपको यहाँ पे क्या करना है, सेपरेशन करना है। आपको सेपरेशन इस तरीके से करना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो आपने कलेक्ट की हैं उनमें से कौन कौन सी ऐसी हैं जो पेपर से बनी हैं, कौन कौन सी ऐसी हैं जो लकड़ी से बनी है। और इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, कौन सी पेपर से बनी है, कौन सी वुड से बनी है। एक में तो सारे वो आ जाएंगे जो या तो पेपर से बने हैं, और दूसरे ग्रुप में वो सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो कि लकड़ी के बने हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपको कोई और अदर ग्रुप बनाना है तो आप उसका बना सकते हो जो ना तो पेपर का है ना तो वुड का है, किसी तीसरे मटेरियल से बना हुआ है। तो इस तरीके से आप उन चीज़ों को भी सेपरेट कर सकते हो जो आप खाना बनाने में यूज़ करते हो। जैसे कि आपने क्या किया, मसालों को अलग कर दिया, सब्जियों को अलग कर दिया, और इस तरीके से आप सब चीज़ों को डिवाइड कर सकते हो। तो इसको आप किस सिस्टम से डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पर हम एक्टिविटी 1 की टेबल को डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 1 में हमने क्या क्या ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे। अब जैसे कि आप पेन को ले लो, तो ठीक है, आप पेन को किस कैटेगरी में डालोगे। आपको पता है कि जो पेन का जो सरफेस जो आउटर सरफेस होता है, और पेन जो पूरा का पूरा एक पेन होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। पेंसिल किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। बुक पेपर का बना होता है। ठीक है, नोटबुक भी पेपर से मिलकर बनती है। न्यूज़पेपर भी एक पेपर का बना हुआ है। ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो किसकी बनी होती हैं, स्टील की, या फिर आप इनको प्लास्टिक में भी डाल सकते हो। जो बैग्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। टिफ़िन बॉक्स प्लास्टिक के बने होते हैं। वाटर बॉटल प्लास्टिक की बनी होती है। जितने भी क्लोथ्स होते हैं, कपड़े वगैरह होते हैं, वो कॉटन के बने होते हैं। मफलर वूल का बना होता है। चेयर वुड की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। टेबल भी लकड़ी की बनी होती है। जो पर्स है वो लेदर का होता है, या फिर हैंड बैग भी आप लेदर का देखेंगे अपने आसपास। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक्टिविटी 1 में आपने कैटेगरी में बांट लिया कि क्या चीज़ किस आइटम की बनी है। जो प्लास्टिक की हैं आपने उनके आगे लिख दिया ये प्लास्टिक की बनी है। जो पेपर की हैं आपने उनके आगे लिख दिया कि ये पेपर की बनी है। तो इस तरीके से आपने सॉर्टिंग कर ली मटीरियल्स की इनटू ग्रुप्स। तो यहाँ पर जो बूजो है वो क्या जानना चाहता है कि हमें कुछ ऐसे मटेरियल्स भी मिलते हैं जो कि एक से ज़्यादा चीज़ों को बनाते हैं। जैसे कि अगर आप प्लास्टिक को ले लो, ठीक है, तो प्लास्टिक की भी ज्योमेट्री बॉक्स होगी और स्टील की भी ज्योमेट्री बॉक्स होगी। तो ज्योमेट्री बॉक्स को बनाने के लिए आपको एक से ज़्यादा चीज़ों की एक से ज़्यादा टाइप से आप बना सकते हैं। ठीक है, वुड जो होती है उससे आप पेंसिल भी बना सकते हैं, उसका फर्नीचर भी बना सकते हैं। तो ऐसे आप चीज़ों को एक मटेरियल से बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। जैसे कि टेबल 4.2 को ही देख लो।
अब जो वुड है उसका आपको चेयर भी मिलेगा, टेबल भी मिलेगा, बुल्लॉक कार्ट भी मिलेगा, उसके व्हील्स भी मिलेंगे। पेपर से आप बुक, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स सब कुछ बना सकते हो, ठीक है, जो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जो टेबल 4.2 थी आपने उसमें कुछ कॉमन मटेरियल्स की बात की कि आप क्या क्या बना सकते हो अलग अलग मटेरियल से। अब हमें इन टेबल्स की ज़रूरत क्यों है, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग की अलग अलग तरीके से। पहले तो हमने ये देखा कि हर ऑब्जेक्ट किस किस चीज़ का बना है उसको लिख लो। फिर पर्टिकुलरली आ गए कि प्लास्टिक के जो बने हैं उनका नाम लिखो, वुड के जो बने हैं उनका नाम लिखो, पेपर के जो बने हैं उनका नाम लिखो। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सिंगल मटेरियल का बना है और एक ऑब्जेक्ट जो है इट कुड बी मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल्स टू। ठीक है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो एक ऑब्जेक्ट है हो सकता है वो एक सिंगल मटेरियल का बना हो या फिर ये भी हो सकता है इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल्स। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और एक ही मटेरियल का यूज़ करके, जैसे वुड का यूज़ करके ही आप फर्नीचर भी बना लोगे, आप पेंसिल भी बना लोगे, अलग अलग आइटम्स को बना लोगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप कैसे मटेरियल्स को कैटेगराइज करते हो, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ या फिर क्या क्या चीज़ों को शो करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आपने कभी सोचा है कि जो टम्बलर होता है, यानी कि वो जो प्लास्टिक वाला गिलास होता है जिसके अंदर आप पानी पीते हो, वो कपड़े का क्यों नहीं बना होता? तो आपने एक्सपेरिमेंट्स में से पढ़ा था कि जो चैप्टर 3 में कि जो टम्बलर होता है उसका आप क्या यूज़ करते हो, उसके अंदर आप पानी रखते हो। ठीक है, तो ये जो है ये तो बहुत अजीब सा सवाल होगा कि आप उसको कपड़े का क्यों नहीं बना सकते। अगर आप उसको कपड़े का बनाओगे तो आप उसको उसमें किसी भी लिक्विड को स्टोर नहीं कर सकते। आप टम्बलर किस किस का बना सकते हो, ग्लास का बना सकते हो, प्लास्टिक का बना सकते हो या बाकी किसी मटेरियल या मेटल का बना सकते हो। ठीक है, जो कि पानी को पकड़ के रख सके। ठीक है, सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटीरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। इसी तरीके से आप अपने चाय जो है वो किसी पेपर के बर्तन में तो नहीं बना सकते, आपको पता है वो पूरा गीला हो जाएगा। पेपर में वो प्रॉपर्टी ही नहीं है कि उसके अंदर कोई भी लिक्विड जो है वो आ सके या पेपर लिक्विड को होल्ड कर सके। ठीक है, पेपर तो गीला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसका पेपर मैश बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप एक क्लॉथ टम्बलर को यूज़ करोगे तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे पहेली ने आपको करके भी दिखाया, उसने क्लॉथ का टम्बलर बनाने की कोशिश की तो देखो सारा पानी जो है वो इस क्लॉथ से बाहर आ गया। वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटीरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि उस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है या नहीं है। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हाँ ये मटेरियल एकदम सही है इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, और उस पर्पस का भी हम ध्यान रखते हैं कि हमें किस काम में इस चीज़ को लाना है, जैसे कि हमने आपको टम्बलर वाला एग्जाम्पल दिया। तो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना होता है किसी भी मटेरियल को चूज़ करने से पहले कि हाँ इस मटेरियल का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर डिस्कस भी किया गया है। सबसे पहली बात आती है अपीयरेंस की। तो जो अपीयरेंस वाला पार्ट है ये जो है ये कैटेगरी 1 में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात आ गई अपीयरेंस की। तो अपीयरेंस में हम क्या पढ़ेंगे, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हमने देखा है कि जो अलग अलग सामान होता है वो एक दूसरे से अलग अलग दिखता है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। अगर आप देखकर ही बता दोगे कि कौन सी एक लकड़ी है और कौन सा लोहा है, आपको उसके अपीयरेंस से पता चल जाएगा। अपीयरेंस यानी कि वो देखने में कैसा लगता है। आयरन जो है वो कॉपर या एल्यूमिनियम से अलग ही दिख जाता है। और एट द सेम टाइम देयर मे बी मोर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट इन देयर वुड। ठीक है, और अगर आपको वुड से अलग करना है आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम को तो भी आप कर सकते हो। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको ये देखना है कि उसका अपीयरेंस कैसा है तो वो आप देखकर ही पता लगा लोगे कि ये जो मटेरियल है ये मेरे लिए काम का है या फिर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्टिविटी 3 पर। एक्टिविटी 3 क्या कहती है कि कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। आपको क्या करना है, अलग अलग मटेरियल्स के जैसे कि पेपर का, कार्डबोर्ड का, वुड का, कॉपर वायर का, एल्यूमिनियम शीट के, इन सब के छोटे छोटे से पीसेस लेने हैं। ठीक है, इनमें से फिर चेक करना है कि कौन सा शाइनी है और
शाइनी मटेरियल्स को एक ग्रुप में डाल देना है। तो लीजिए एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में जैसे कि आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन सा मटेरियल, मैंने अलग अलग मटेरियल के पीसेस उठाए, तो मुझे ये चेक करना है कि कौन सा मटेरियल ऐसा है जो शाइन करेगा और कौन सा है जो शाइन नहीं करेगा। तो इनमें से आप देखेंगे कि जो पेपर है, कार्डबोर्ड है, लकड़ी है, चॉक है, टिफ़िन बॉक्स है, अगर आप इनके तोड़ के इनके पीसेस कर दो या आप इनके पीसेस ले आओ तो ये चमकेंगे नहीं, दे विल नॉट शाइन। ठीक है। और अगर आप एल्यूमिनियम की शीट ले आओ, जैसे कि आप जो फॉयल होता है जिसमें आप अपनी रोटी को पैक करके स्कूल लेके जाते हो, वो एल्यूमिनियम फॉयल होता है, आप देखोगे वो चमकता है, कॉपर की वायर चमकती है, ग्लास का टम्बलर भी शाइन करता है। या फिर हम क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं एक सैंड पेपर। जब आप सैंड पेपर को किसी भी मटेरियल के ऊपर रगड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि उस मटेरियल में शाइन है या फिर नहीं है। और शाइन का जो दूसरा नाम आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा वो क्या है, लस्टर। शाइन का दूसरा नाम आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, लस्टर, चमक जिसे कहते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मटीरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। ज़्यादातर आपको ऐसे मटेरियल्स मिलेंगे जिनमें शाइन होती है, उनको मेटल कहा जाता है। जैसे कि लोहा है, कॉपर है। कॉपर किस में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स को बनाने में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम है और जो गोल्ड है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। अच्छा, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी चमक कुछ टाइम बाद जब वो पुराने हो जाते हैं तब वो चमक खो जाती है और वो डल दिखने लगते हैं। डल दिखने का मतलब यानी कि वो पुराने लगने लगते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, क्योंकि एयर और मॉइस्चर का उन पर एक्शन होता है। यानी कि अगर कोई भी पुराना मेटल है, जैसे कि कोई भी लोहे की चीज़ है, अगर आपके घर में लोहे के ट्रंक हो तो क्या होगा, जैसे जैसे वो पुराने होते जाएंगे तो उन पर जंग लगती जाती है, वो नए जैसे नहीं लगते, क्योंकि जितनी भी हवा है उसमें जितना भी मॉइस्चर मौजूद है, जितना भी पानी मौजूद है, वो उनको ख़राब कर देता है। इसीलिए अगर आप किसी फ्रेशली कट सरफेस को अगर आप काटेंगे, यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एकदम फ्रेशली कट करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो शाइनी है या नहीं है। इसलिए सैंड पेपर जो है वो उसकी ऊपरी परत को हटाने में मदद करेगा और पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट का नेचर लस्ट्रस है या फिर नहीं है। When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. तो अगली बार जब भी आप किसी लोहार के पास जाएं या किसी वर्कशॉप में जाएं तो आप देखेंगे कि जो फ्रेशली कट सरफेसेस उन्होंने काट रखे होते हैं किसी भी मेटल की रॉड के, तो उनमें लस्टर होता है। लस्टर का मतलब शाइन होती है। सेकेंड जो प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की वो क्या होती है, हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है कठोर होना, हार्ड होना। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, अब आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग मटेरियल्स को अपने हैंड से प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप ये प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ये सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं और ये है हार्डनेस। जब आप अलग अलग मटेरियल्स को अपने हाथों से प्रेस करेंगे तो उनमें से कुछ जो होंगे वो ऐसे होंगे जिनको आप कंप्रेस करने पर यानी कि उनको दबाने पर वो हार्ड लगेंगे, जबकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो आराम से कंप्रेस हो जाते हैं, आराम से प्रेस हो जाते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट एंड the surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. You can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily. आप क्या कर सकते हो, आप एक वुड के पीस पर उसको खुरचने की कोशिश करो, एल्यूमिनियम के, एक स्टोन के पीस को, नेल के, कैंडल के पीस को, चौक के पीस को, सबको आप अपने उंगलियों से खुरचने की कोशिश करो। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो फटाफट से ऐसे खुरच भी जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जिन पर आप नहीं खुरच पाओगे, स्क्रैच नहीं कर पाओगे। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। तो जिन चीज़ों को हम सॉफ्ट बोलते हैं वो क्या होती हैं, ऐसे मटेरियल्स जिनको आप आराम से स्क्रैच कर सकते हो वो सॉफ्ट कहलाते हैं। वाइल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। जिनको आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हो वो हार्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ये पढ़ा। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। देखने में मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, जैसे कि लस्टर, हार्डनेस, रफ या स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मेटल। ऐसी भी और भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जो कि किसी मटेरियल की
प्रॉपर्टीज़ को बताए। नेक्स्ट आते हैं हम सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल पर। एक्टिविटी 4 क्या आपको कहती है कि कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। यहाँ पे आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस लेने हैं, जैसे कि चीनी, नमक, चॉक का पाउडर, रेत, ये सब चीज़ें लेनी है और 5 आपको ग्लासेस लेने हैं या फिर बीकर लेने हैं। हर एक को आपको पानी से फिल कर देना है और शुगर को फर्स्ट ग्लास में डालना है, सेकंड ग्लास में नमक को डालना है और सिमिलरली थोड़ी थोड़ी अमाउंट अलग अलग ग्लासेस में अलग अलग सब्सटेंसेस की डालनी है। उसके बाद उनको चम्मच से हिला देना है और कुछ मिनट के लिए रुकना है। फिर आपको देखना है कि उन जो पानी में आपने सब्सटेंसेस डाले हैं वो कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। आप क्या देखोगे कि अगर आप नमक को पानी में डालोगे तो नमक घुल जाएगा पानी में और पानी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जबकि अगर आप सैंड को पानी में डालोगे तो सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगी। यही आपको टेबल में बताया है कि जो सॉल्ट है वो डिसअपियर हो जाएगी कम्प्लीटली इन दी वाटर, चॉक और सैंड जो है वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये आपको पता चल रहा है इस एक्टिविटी से। तो यहाँ पर इन एक्टिविटीज़ के रिजल्ट हैं टू चेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स वेदर दे आर सॉल्यूबल इन वाटर और नॉट। तो जैसे हम पढ़ेंगे कि जो सॉल्ट है, शुगर है, ग्लूकोज है, ORS है, ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन। जब भी आपका पेट ख़राब हो जाता है तो डॉक्टर आपको ORS देता है, उसका एक पाउच होता है जिसको आप पानी में घोल के पीते हो। ठीक है, वो भी पानी में आराम से घुल जाता है। कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट जूस, ये सब पानी में सॉल्यूबल हैं। सॉल्यूबल यानी कि पानी में घुल जाते हैं, जबकि पेपर, बुक, चॉक डस्ट, सॉडस्ट, पेन, पेंसिल, ये सब जो हैं ये पानी में सॉल्यूबल ये नहीं होते हैं। ये एक्टिविटी आपको ये भी पूछ रही है कि कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि पानी में इनसॉल्यूबल हैं, और ये भी बताना है आपको कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पानी के नीचे बैठ जाएंगे या पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। अगर आप ऐसे ही ऑयल को कभी पानी के गिलास में डाल के देखोगे तो आप क्या देखोगे कि जो ऑयल है वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है। तो इसको आप एक्टिविटी 5 में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 को डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। सब्सक्राइब का बटन क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा क्लास 6 साइंस के लिए और इंग्लिश के लिए, उसके लिए आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।